हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आर के सिंह, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम डेफिनेट क्योर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, क्यों होता है, किन लोगों में होता है, इसकी वजह क्या है, आपको सर्जरी के लिए ही क्यों जाना पड़ता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्यों फेल हो जाता है, यह सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग हमसे पूछते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो आज हमने ये सारे क्वेश्चंस एक साथ कंपाइल किए हैं और इनका हम आपको आंसर देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? गायनेकोमेस्टिया इज एनलार्जमेंट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल। गायनेकोमेस्टिया की ग्रेड्स क्या होती हैं? गायनेकोमेस्टिया की 4 ग्रेड्स हो सकती हैं, जिसमें कि ग्रेड वन में हम लोग कैसे पता लगेंगे कि ग्रेड 1 है? ग्रेड 1 में आपका जस्ट पफी निपल्स होगा। पफी निपल्स में थोड़ा सा प्रोट्रूजन होगा निपल्स में, और वो जो निपल्स हैं आपकी, जब टी शर्ट आप पहनते हैं तो वो क्लियरली विजिबल होता है। दूसरा, इसमें जो फैट की मात्रा है वो लेस देन 250 ग्राम हो सकती है। अगर हम एवरेज मान के चलें कि फैट कितना है, तो 250 से अगर कम फैट है तो वो 1B में आएगा। 1A में मतलब प्रोट्रूजन हो गया, पफी निपल्स हो गई। ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें तो ट्रीटमेंट 1A और 1B का हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की पेशेंट। कुछ पेशेंट्स चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो पूरा बेहोश करके ही सर्जरी करनी है, तो उसमें फिर हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। बात करते हैं ग्रेड 2 की। 2A की बात करें तो इसमें निपल एनलार्जमेंट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, मॉडरेट। 2B की बात करें तो जो फैट है वो हमारा 250 से और 500 के बीच में हो सकता है। दूसरा, सर्जरी की बात करें तो इसमें सर्जरी हम लोग यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया ही प्रेफर करते हैं। तीसरा, अगर हम आते हैं ग्रेड 3 पे, तो जो हमारा ग्लैंड है वो निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स के बियॉन्ड चली जाती है जब हम उसको चेक करते हैं। दूसरा, फैट की बात करें तो उसमें ग्रेड 3B 500 से ज़्यादा फैट हो सकता है। ग्रेड 4 की अगर हम बात करें तो ग्रेड 4 यूजुअली उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस करने से आपका जो पूरा स्किन निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स का लटकने लगेगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। चेस्ट लिफ्ट सर्जरी होती है, इट इज़ नॉट अ गायनेकोमेस्टिया। अगर ग्रेड 4B की अगर हम बात करें तो ये यूजुअली उन लोगों में होता है जो कि ड्रास्टिक वेट लॉस करते हैं, जो कि पहले बहुत मोटे थे और एकदम अब आप लीन एंड थिन हो चुके हैं। तो उस केस में जो स्किन है वो एकदम लटक जाती है, सैगी हो जाती है और निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाता है। हमारे कुछ पेशेंट्स ने पूछा है कि कोई लोशन या कोई टैबलेट ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम लोग, जिससे कि हम अपने गायनेकोमेस्टिया से छुटकारा पा सकते हैं। तो एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न, कोई भी लोशन ऐसा नहीं बना है, कोई भी टैबलेट ऐसा नहीं है, आप केवल टेमोक्सिफिन को छोड़ के, कि कोई भी मेडिसिन या लोशन आपके इस गायनेकोमेस्टिया को गायब कर दे। क्योंकि आप लोग ऐड देखते होंगे कि 30 डेज़ में आप अपने गायनेकोमेस्टिया और ये मेल बूब्स को गायब कर सकते हैं। तो ये सारी एड्स फेक होती हैं और कोई ऐसा पर्टिकुलर लोशन नहीं बना है जिससे कि आपको गायनेकोमेस्टिया से निजात मिले। लोगों का क्वेश्चन आता है कि जब सर्जरी हम लोग करा लेते हैं तो चेस्ट बाइंडर को कितने दिन पहनना होता है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चेस्ट बाइंडर को आपको पहनना बहुत ज़रूरी है 24/7 स्टार्टिंग फेज में। क्योंकि जब हम फैट को निकाल देते हैं लाइपोसक्शन की से, तो जो हमारी स्किन है ये पूरी हमारी मसल से अलग हो जाती है। तो देयर इज अ स्पेस बिटवीन मसल्स एंड द स्किन। तो उस रेजिडुअल स्पेस को कोलैप्स करने के लिए, भरने के लिए हम लोग इस चेस्ट बाइंडर को पहनते हैं। अगर आपने चेस्ट बाइंडर नहीं पहना और उसको ढीला छोड़ दिया तो होगा क्या कि जो हमारे लाइपोसक्शन की वजह से या सर्जरी की वजह से जो हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है कि एक ड्रेनिंग सिस्टम है हमारी बॉडी में, कि जहाँ पे एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा होता है उसको ड्रेन कर दिया जाता है। अब जब लाइपोसक्शन से हम बार बार करते हैं लाइपोसक्शन, तो वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से लिम्फेटिक काम नहीं करते हैं। और अगर बाद में कोई भी फ्लूइड कलेक्ट होता है, जिसको कि सीरोमा बोलते हैं हम लोग, वो कलेक्ट होने लगेगा अगर हम उसको ढीला छोड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग चेस्ट बाइंडर 24/7 पहनने के लिए बोलते हैं, जिससे कि ये जो स्किन है, जो फ्लफी स्किन है, वो आपकी मसल से चिपकी रहे और एक प्रॉपर शेप में आ जाए।
लोगों का अभी भी पूछना है कि हम सर्जरी तो करा लेंगे बट ये चेस्ट बाइंडर हमसे नहीं पहना जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेस्ट बाइंडर और चेस्ट कंप्रेशन गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में इक्वली इफ़ेक्टिव है। जितना कि आप सर्जरी कराने के लिए अपने आप को डेडिकेटेड, उतना ही आपको चेस्ट बाइंडर लगाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। कुछ पेशेंट से हमें पूछा है कि मसाज का क्या रोल है और ये मसाज कब हमको स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गायनेकोमेस्टिया के बाद जो मसाज है उसका रोल ये है कि जब लिम्फेटिक हमारे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस लिम्फेटिक ड्रेनेज को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए और जो कलेक्टेड फ्लूइड है उसको एक पर्टिकुलरली ड्रेन करने के लिए हम लोग मसाज के लिए बोलते हैं। तो मसाज करने का जो तरीका ये है कि आप सीधे हाथ से इस लेफ्ट चेस्ट का जो मसाज है वो इस तरीके से करेंगे और इस लेफ्ट हैंड से इस तरीके से करेंगे, सो दैट कि जो कलेक्टेड फ्लूइड है वो धीरे धीरे ऐसे ड्रेन होता चले जाए। और दूसरा इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक प्रॉपर शेप भी मिलती है। यूजुअली मसाज करने का जो टाइम है वो हम 10 से 15 दिन के बाद बोलते हैं, क्योंकि तभी तक हम लोग चाहते हैं कि आप चेस्ट बाइंडर प्रॉपरली पहने कि कोई सिरोमा कलेक्ट ना हो। उसके बाद आप 1-1.5 महीने तक लगातार मसाज कर सकते हैं। जितना आप मसाज करते हैं उतने ही आपको प्रॉपर शेप मिलती है। कुछ पेशेंट्स ने पूछा है कि हम लोग गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद ड्राइव कब कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ड्राइविंग आप स्टार्टिंग में एटलीस्ट 10 से 15 दिन तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। रीज़न ये होता है कि जब हम फैट पूरा निकाल देते हैं, फैट एंड ग्लैंड, तो ये जो लूज स्किन है इसको हमको मसल्स पर चिपकाना है। और अगर आप ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज अननेसेसरी स्टार्ट कर देते हैं जो कि चेस्ट से रिलेटेड है, पुशअप है या बटरफ्लाई है, तो उसकी वजह से अगर मसल का मूवमेंट होगा तो आपकी जो स्किन है वो मसल्स पे अच्छे से एडहेर नहीं हो पाएगी, मतलब चिपक नहीं पाएगी। तो बेस्ट ये है कि आप 10 या 15 दिन थोड़ा सा रेस्ट करें। और अगर आप सर्जरी कराने भी आने वाले हैं अपनी गाड़ी से, तो प्लीज़ किसी को लेके आएँ साथ में कि जो वो आपके लिए ड्राइव कर सके और आप आराम से बैठ के जाएं, या फिर फॉलोअप में भी आप आराम से आएँ और जाएं बैठ के बिना ड्राइव किए हुए। कुछ पेशेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि हम नहा कब सकते हैं गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ड्रेसिंग होती है, जब हम फर्स्ट ड्रेसिंग ओपन करते हैं यानी कि 3 या 4 दिन के बाद, तो आप उसके बाद तुरंत नहा सकते हैं। और नहाने के बाद हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ड्रेसिंग करें और वापस से अपने चेस्ट बाइंडर या फिर हम क्रैप बैंडेज जो देते हैं उसको किसी से पहनवा लें और चेस्ट बाइंडर को पहन लें। कुछ पेशेंट्स ने पूछा है कि आप गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में स्कार कहाँ पर बनते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लाइपोसक्शन यूजुअली करते हैं। तो लाइपोसक्शन का जो कैनुला होता है वो 4 mm, 3 mm या 5 mm तक होता है। उतना ही छोटा सा छेद बनता है। यूजुअली हम लोग डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर चेस्ट एनलार्जमेंट हम ऊपर से भी छेद कर सकते हैं। हम उन जगहों को यूज़ करते हैं जहाँ पर ये जो छोटे से स्कार हैं इनविजिबल हो टाइम के साथ में, क्योंकि दिखे ना। तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, यहाँ साइड से भी जा सकते हैं, साइड से एंटीरियर एक्सिलरी लाइन या जो आपके आर्म पिट है वहाँ से भी हम छेद कर सकते हैं। कभी कभी हम नीचे से भी कर सकते हैं, या फिर हम लाइपोसक्शन आपके निप्पल एरियोला जो कॉम्प्लेक्स है वहीं पर एक छेद बना के वहीं से पहले सारा फैट निकालते हैं और वहीं से बाद में ग्लैंड निकालते हैं। तो उस केस में कोई भी निशान नहीं आता है। जैसे कि कुछ लोग ऊपर बनाते हैं, कुछ साइड में बनाते हैं, कुछ नीचे बनाते हैं, तो वो सब कोई निशान नहीं आता है। उसमें केवल एक ही छोटा सा स्कार आएगा, वो भी निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स पे, वो भी 3-4 महीने के बाद बिल्कुल गायब हो जाता है। कुछ पेशेंट्स पूछना चाहते हैं कि हम अपना जिम कब स्टार्ट कर सकते हैं गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद। तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद अगर आपको जिम, वाकई आप जिम लवर हैं, तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 दिन तो देने पड़ेंगे। मिनिमम 15 to 20 डेज आपको देना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी स्किन है वो अच्छे से एडर हो जाए हमारे पेक्टोरलिस मेजर पे। ठीक है, उसके बाद आप जिम कर सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जिम स्टार्ट भी करें तो आप कार्डियो वगैरह कर सकते हैं, बट हैवी वेट लिफ्टिंग इस टाइप का कर सकते हैं।
वो सारी चीज़ें ना करें जिससे कि पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं या जिनमें कि उससे खिंचाव पैदा होता है। जैसे पुशअप आपको नहीं करना है, बटरफ्लाई नहीं करनी है, या फिर आपको बेंच प्रेस नहीं करना है, तो ये 2-3 एक्सरसाइज है जो कि बिल्कुल अवॉइड करनी है एटलीस्ट 30 to 40 डेज। कुछ पेशेंट्स पूछना चाहते हैं कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। देखिए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो एक ही कॉम्प्लिकेशन होता है सीरोमा फॉर्मेशन। सीरोमा क्या होता है कि जब हम लाइपोसक्शन करते हैं कैनुला से तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ड्रेनिंग सिस्टम बॉडी का जैसे ही डिस्टर्ब हुआ उसकी वजह से जो थोड़ा सा टिश्यू फ्लूइड बाद में जो कलेक्ट होगा अंदर वो ड्रेन नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ अगर आपने चेस्ट बाइंडर भी लूज पहना हुआ है या फिर आप ऑन एंड ऑफ चेस्ट बाइंडर को पहन रहे हैं और अच्छे से अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो फ्लूइड है वो कलेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन की अगर आप बात करें तो सीरोमा इज द ओनली कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। अदर कॉम्प्लिकेशन में भी वुंड इन्फेक्शन इन द सेंस कि अगर आपने ड्रेसिंग अच्छी जगह से नहीं कराई या किसी और आसपास से ही छोटी मोटी जगह से ड्रेसिंग करा ली, उसने अनहाइजीनिक तरीके से आपकी ड्रेसिंग करी, तो भी आपको वुंड साइड में इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आप 5-6 दिन के बाद बाथ लेना स्टार्ट नहीं किया। कुछ लोग हैं कि जब तक चेस्ट बाइंडर बंधा है तो वो नहाते ही नहीं है, तो ये भी बड़ा ऑकवर्ड चीज़ हो जाती है। एटलीस्ट आपको पूछना है कि हमको कब नहाना है। तो मैं बता दूं आपको कि 4-5 दिन के बाद आप नॉर्मली नहाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहाते नहीं हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो स्टिचेस साइट हैं, जो पोर्ट साइट है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है और एक अलग से प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पेशेंट्स पूछना चाहते हैं कि हमने कहीं से सजेशन लिया है पहले और उन्होंने हमको 2 स्टेज सर्जरी बोल दी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 स्टेज सर्जरी तभी बोली होगी आपको अगर आपकी स्टेज बहुत ज़्यादा है, ग्रेड 4B के आसपास है, ग्रेड 4-1 है, तो उस केस में ही हम 2 स्टेज सर्जरी कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे पास आते हैं तो हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक भी करते हैं जिसमें कि आप सिंगल स्टेज में ही आप सर्जरी करा सकते हैं। बस थोड़ा सा ये होता है कि 2 स्टेज सर्जरी में जो सैगीनेस ऑफ स्किन है वो 2 स्टेज सर्जरी में प्रॉपरली चली जाती है, और अगर हम एक बारी सर्जरी करते हैं सिंगल स्टेज में भी वो 90% तक आपको कवर अप कर लेती है। तो सिंगल स्टेज सर्जरी भी इक्वली इफेक्टिव है जितना 2 स्टेज सर्जरी इफेक्टिव है। ये पूछना चाहते हैं कि विच इज़ बेटर, ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन और वेजर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन एज वेल एज वेजर दोनों ठीक हैं, बट उनके कुछ इंडिकेशन होते हैं। ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में बहुत बढ़िया काम करेगा, इवन ग्रेड 3 में भी काम करता है। बट ग्रेड 4 में अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट इन द सेंस कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा सैगी स्किन है, बहुत ज़्यादा स्किन लूज है, लैक्स है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग वेजर का यूज़ करते हैं। वेजर एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस होती है जो कि आपके फैट ग्लोब्यूल्स को डिसलॉज करती है और हम लोग उसको सक कर लेते हैं और बाद में स्किन अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यही एक वेजर का फ़ायदा होता है, बट स्पेशली वी ओनली यूज़ वेजर इन केस ऑफ ग्रेड 3 और ग्रेड 4। कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि अगर मैं आपके पास सर्जरी कराने आ रहा हूं या मन बना रहा हूं सर्जरी कराने का, तो मुझे क्या स्पेशली करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करानी है, इवन किसी भी टाइप की सर्जरी करानी है, कोई भी सर्जरी आपको करानी है, तो 1-2 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इंडिया में जो स्मोकिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। तो स्मोकिंग आपको 1 हफ्ते पहले बंद करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो भी आपको कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और तीसरा, अगर आप कुछ ब्लड थिनर ले रहे हैं, ब्लड थिनर इन द सेंस कि अगर कोई ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि आपके खून को पतला कर रही है, तो वो भी आपको एटलीस्ट 72 आवर पहले स्टॉप करनी पड़ेगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि आप किसी भी सर्जरी में जाने से पहले इनको आपको ध्यान रखना है। स्मोकिंग रोकने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं? स्मोकिंग रोकने के लिए इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्मोकिंग है उसकी वजह से आपकी जो हीलिंग कैपेसिटी है, जो इम्यूनिटी है, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो जो पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ है आपका, उसमें आपकी जो हीलिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपका जो रिकवरी पीरियड है वो कम हो जाएगा। कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि हमने गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करा ली है तो हमें प्रॉपर शेप कब मिलने वाली है।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर शेप की बात करते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि आपका स्टेज क्या थी। अगर आपके स्टेज 1 और 2 थी तो आपको प्रॉपर शेप इमीडिएट मिल सकती है, यानी कि हफ्ते भर में या 10 दिन में या 15 दिन में। अगर आपकी स्टेज 3 और 4 थी तो आपकी प्रॉपर शेप आपको एटलीस्ट 3 महीने के बाद ही मिल पाएगी। कुछ हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी अपने टमी लाइपोसक्शन के साथ भी करा सकते हैं। तो मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि आप बिल्कुल करा सकते हैं। गायनेकोमेस्टिया और टमी लाइपोसक्शन दोनों सर्जरी हम सेम सीटिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का पेट बहुत ज़्यादा होता है और जब चेस्ट साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और जब अगर आप गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करा लेते हैं तो चेस्ट तो ठीक हो जाएगा बट आपका पेट निकला रहेगा। तो ये अनइवन जो चीज़ें हैं, इसके लिए अगर आपको सोचना है तो उसके लिए भी आप मन बना सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक सेम सीटिंग में भी आप कर सकते हैं। हमारे कुछ पेशेंट्स ने पूछा है कि गायनेकोमेस्टिया का सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग 2 तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि हम लोग फैट को निकालते हैं, दूसरा ग्लैंड को निकालते हैं। ग्लैंड को निकालना मतलब मैस्टेक्टमी। कभी कभी दोनों में से एक चीज़ भी हमको करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, और कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि दोनों चीज़ों को करने के बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारे नेक्स्ट पेशेंट ने पूछा है कि गायनेकोमेस्टिया बिल्कुल सेफ है क्या। एब्सोल्युटली सेफ है। ये बिल्कुल और सर्जरी की ही तरह है, जैसे कि हम लोग कोई और सर्जरी कराते हैं लाइक हर्निया, अपेंडिक्स, उन्हीं की तरह ये सर्जरी है और बिल्कुल सेफ सर्जरी है। पेशेंट्स पूछते हैं कि रिकवरी टाइम क्या है, मतलब कितने दिन में हम लोग इससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी ग्रेड क्या है। जितनी ज़्यादा सीवियर और हायर ग्रेड होती है उतनी ही रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी चीज़, स्पेशली गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, और अगर आपने वो प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से लिए तो रिकवरी स्मूथ होती है और जल्दी हो जाएगी। कम से कम टाइम की बात करें तो आप 1 महीने के टाइम मान के चलिए, जिसमें क्या बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि हमसे गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करने के बाद कोई स्कार भी आता है क्या। तो इसमें मैं बता दूं कि एज यूजुअल कोई स्कार आता नहीं है अनटिल अनलेस कि आपकी ग्रेड बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है, जिसमें कि हमें चेस्ट पुल करनी है या फिर चेस्ट लिफ्ट ऑफ करनी है, तो उस केस में थोड़ा बहुत स्कार आ सकता है। अदरवाइज गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हम लोग एक छोटे से 5 mm और 4 mm की कैनुला से जब हम करते हैं तो उसी का आप हल्का सा निशान देख सकते हैं। बाकी जब हम ग्लैंड की बात करें, जब ग्लैंड निकालते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि निप्पल एरियोला जो डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, उसी डार्क कॉम्प्लेक्स में हम एक छोटा सा 1 और 1.5 सेंटीमीटर का एक इंसिजन देते हैं, जिससे कि ग्लैंड हमारी निकल जाती है और वो स्कार 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद बिल्कुल दिखने बंद हो जाते हैं, बिल्कुल फेड हो जाते हैं। तो इन टोटलिटी गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में कोई पर्टिकुलर स्कार नहीं आता है। कुछ लोगों ने पूछा है कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराने के बाद भी क्या दोबारा से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको गायनेकोमेस्टिया किसी पर्टिकुलर अंडरलाइंग कॉज की वजह से है, किसी बीमारी की वजह से है, अगर आप जब तक उस बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे और आपने सर्जरी करा ली, तो मतलब उस कॉज की वजह से गायनेकोमेस्टिया दोबारा भी हो सकता है। बट यूजुअली गायनेकोमेस्टिया इतना सीवियर नहीं होने वाला है कि जितना आपको पहले था, क्योंकि इस टाइम हम लोग फैट और ग्लैंड दोनों निकाल देते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि अगर मैं अपना वेट लॉस करता हूं तो क्या मेरा गायनेकोमेस्टिया गायब हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप फैट लॉस करते भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप फैट अगर लॉस करते भी हैं तो ग्लैंड एज इट इज़ रहेगी आपकी, बट थोड़ा बहुत आपको अपीयरेंस में बेटर फील होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फैट आपको नज़र नहीं आएगा और केवल ग्लैंड ही नज़र आएगी। तो लिटिल बिट आपको फ़ायदा हो सकता है, बट इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है कि आप बिल्कुल ही फ्लैट चेस्ट हो जाएं। पूछना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं या कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो इसमें मैं बता दूं, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा कंसीडर जो हम मानते हैं जिस चीज़ को, वो है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो कि आप लोग किसी बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं
या आप जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम वाला आपको ये सब चीज़ें दे देता है। एंटी एंड्रोजेंस हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी हैं जिनकी वजह से आपको ये चीज़ें, ये गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। कुछ हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या वाकई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेन कॉज ही गायनेकोमेस्टिया का हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। हमारी बॉडी में दोनों हार्मोन होते हैं जिनको कि हम एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन। हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं। बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न हम लोगों में, मेल में, अगर टेस्टोस्टेरोन अगर कम होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन है वो अपना काम ज़्यादा करने लग जाता है ग्लैंडुलर पार्ट्स पे, जो कि हमारे निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स के पीछे होती हैं, और उसी की वजह से फैट फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और गायनेकोमेस्टिया बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन सी मेडिकेशंस हैं या वो कौन सी दवाई हैं जिनसे हम अपने गायनेकोमेस्टिया को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई दवाई नहीं है, बट फिर भी हम लोग, या कुछ अभी ट्रायल चल रहा है या काफ़ी चल चुका है, बट इतना इफेक्टिव आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि टेमॉक्सिफिन 10 mg या 20 mg लोग कुछ खाते हैं 3 महीने के 4 महीने के लिए, तो उसके लिए आपको किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, और मोस्टली डॉक्टर्स विल नॉट प्रेफर टू गिव यू टेमॉक्सिफिन। टेमॉक्सिफिन एक एंटी एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है। कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि गायनेकोमेस्टिया लीवर डिजीज में क्या रिलेशन है, लीवर डिजीज का गायनेकोमेस्टिया से। तो मैं ये बता दूं, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से उनको CLD हो जाता है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ होता है, तो उस क्रोनिक लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में ज़्यादा गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो एस्ट्रोजन हमारा जो हार्मोन होता है वो हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होता है, और लीवर में अगर कोई भी पैथोलॉजी होती है तो लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा एस्ट्रोजन को, और अगर एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो उसका जो काम है कि ग्लैंडुलर पार्ट पे को एक्टिव करना और वहाँ पे फैट फॉर्मेशन करना, और जिसकी वजह से हम लोगों को गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। कुछ हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या गायनेकोमेस्टिया बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है। तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। कभी कभी तब उस स्थिति में हो सकता है कि अगर आपको जो गायनेकोमेस्टिया है वो प्यूबर्टल एज में हो। प्यूबर्टल एज में ऑटोमेटिकली जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने आप से नॉर्मल होने लग जाते हैं। उस वजह में, उस कंडीशन में ही आपका गायनेकोमेस्टिया अपने आप से जा सकता है। अदरवाइज अगर कोई और प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग कॉज है गायनेकोमेस्टिया का, तो वो कभी ठीक नहीं होने वाला है। वन सॉल्यूशन फॉर द गायनेकोमेस्टिया इज द सर्जरी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है या अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी अच्छी हो सकती है या जिसको कुछ प्रॉब्लम इस टाइप की है, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।